आज देश के जितना भी बड़े-बड़े न्यूज़ मीडिया के बड़े-बड़े एंकर होते हैं नेशनल टीवी के, जैसे कि अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह या और भी जो बड़े-बड़े न्यूज़ टीवी भी बैठते हैं, इन सभी को ना असल में पत्रकारिता क्या होती है, इनको रामनाथ गोयनका जी से सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक इंसिडेंट बताने की कोशिश करता हूँ, जो इतिहास में हुई है। 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, तब उस वक़्त किसी भी मीडिया के अंदर में, किसी भी एंकर के अंदर में सारे लोग ना सरकार के आगे घुटना टेक देते हैं। किसी के अंदर में इतना हिम्मत नहीं होती है कि सरकार से सवाल करे या उनके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ छापे। सिवाय एक इंसान रामनाथ गोयनका जी एक शेर जैसे दहाड़ते हुए आते हैं, सरकार के सामने खड़े होकर खुलकर इनसे सवाल करते हैं, जितना भी सरकार की कमियाँ होती है, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इनके तानाशाही के खिलाफ खुलकर बगावत का ऐलान कर देते हैं। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इनका ये था कि जब सरकार ने सारे खबरों पे सेंसर लगा देती है ना, तब उस वक़्त इन्होंने इनका जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर होती है, उनको उनका जो फ्रंट पेज होता है ना, जिसको हम लोग एडिटोरियल्स पन्ना बोलते हैं, इनको पूरा खाली कर देते हैं। एक भी वर्ड उसमें नहीं लिखी जाती है। और आपको पता होगा कि एक वर्ड ना लिखना हज़ार शब्दों के बराबर होती है। ये खाली पन्ना उनकी तानाशाही की नंगा-नाच कर रहा था, जिसका नतीजा ये होता है कि सरकार गुस्सा में आकर के इंडियन एक्सप्रेस का जितना भी सरकारी एडवर्टाइज़मेंट होती है, कॉर्पोरेट एड्स होती है, रातों-रात बंद कर दी जाती है। जिसका नुकसान ये हुआ कि फाइनेंशियल कोलैप्स आ गया इस कंपनी के ऊपर में। हालात ये हुआ कि एम्प्लॉइज़ को पैसे देने के लिए पैसा नहीं बचती है, एकदम अखबार बेचने की कगार पर आ जाती है। तब उस वक़्त रामनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया ना भाई, शायद आज की एक भी न्यूज़ मीडिया का कोई भी एंकर नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अखबार बेचने को तैयार हूँ, पर अपनी ज़मीन नहीं बेचने दूँगा। असल में ये होती है पत्रकारिता। इंदिरा गांधी और संजय गांधी की सरकार ने रामनाथ जी को झुकाने की पूरी कोशिश करी जाती है। इनके ऊपर में टेररिज्म का केस ठोकी जाती है। 300 से ज़्यादा फेक एफआईआर होती है। इनके घर में रोज़ रेड पड़ती है, रोज़ नई-नई इन्वेस्टिगेशन होती है, ताकि ये 70 साल के बुजुर्ग थक कर सरकार के आगे घुटने टेक दें। पर वो इंसान हर मुश्किलों को सामना हँसते हुए करते हैं और उन्होंने कहा कि मैं मरने को तैयार हूँ, पर इस सरकार के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना। मैटर ये नहीं करता कि सरकार कौन है। सरकार हर 5 साल पर चेंज होती रहती है, लेकिन मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना। क्या है किसी की हिम्मत? क्या है कोई आज इंडिया में ऐसे दिलेर, जाबाज मर्द जो इस तरह की बात करे, सरकार के खुलकर सवाल करे? कोई नहीं है, एक भी मीडिया नहीं है। सबकी सबका बिगाव है आज अपने देश इंडिया में। यहाँ ना एक एमपी या एक सरपंच या एक मुखिया का कॉल भी चल जाएगा ना मीडिया के पास में, उसकी पैंट गीली हो जाती है। ये हाल हो गया आज अपने देश का। पिछले कितने दिनों से धर्मेंद्र प्रधान की रिजिग्नेशन के लिए डिमांड हो रही है। क्यों? हमारे देश की एजुकेशन इतना गंदा हो चुकी है ना, ये बंदा को रिजाइन करना ही पड़ेगा। पेपर लीक का कितना मामला गड़बड़ हो रही है, कितनी मिसमैनेजमेंट की हो रही है, कितना करप्शन की मामला आ रहा है, फिर भी इस बंदे को जीवन है। ये ना एजुकेशन मिनिस्टर लायक है नहीं, इनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी असल मुद्दा को कि आपने अभी भी देखो कि बड़े-बड़े जो न्यूज़ चैनल होते हैं, जैसे कि आज तक हो गया, दूरदर्शन, रिपब्लिक भारत, न्यूज़ 18, न्यूज़ नेशन, इंडियन एक्सप्रेस, किसी ने भी इस प्रोटेस्ट को कवर करने की कोशिश की है? कभी भी आप नहीं देखोगे। क्यों नहीं किए भाई? क्या आपने अपनी सरकार से सवाल किया है कि भाई आपने धर्मेंद्र प्रधान की रिजाइन क्यों नहीं मांग रहे हो? हकीकत में मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, इसके ऊपर में भी इन्होंने डिबेट किया। अरे डिबेट क्या करेगा भाई? डिबेट करने से पहले तो एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये बात होनी चाहिए डिबेट में, अदरवाइज़ तुम्हें चैनल बंद करवा दूँगा या फिर तुम्हें जेल भिजवा दूँगा। एक धमकी से ना इनकी पैंट गीली हो जाती है। यह हाल हो चुकी है असल में आज के डेट में अपने देश में। और सरकार से सवाल क्यों नहीं करी जाती है, इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ क्लू मैं आपको भी देना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू होती है, आज तक के सारे एंकर के बीच में। उस क्लिप उस पॉडकास्ट का ना मैं आपको कुछ क्लिप दिखाने चाहता हूँ। असल में ये इंटरव्यू था ही नहीं भाई। मुझे तो जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा ना, तो ऐसा एहसास हुआ ना कि जैसे गली मोहल्ले में चाय औरतें बैठकर चुगलखोरी नहीं करते हैं, उनके बारे में, फलाने के बारे में, फलाने से, फलाने ठिकाने से। सेम मुझे यही लगा भाई। मैं कुछ क्लिप दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल, तो वहाँ पे वाले नहीं है। आज तो फॉर्म है, सॉरी कम फॉर्म है, लेकिन मैं दूसरे वाले राहुल की भी बात करता हूँ। अब दूसरे वाले राहुल जो हैं वो सर आपकी जो छवि है वो है गरीबों के मसीहा की छवि। हमने देखा महिलाएं कैसे रोने लगती हैं जब आप जाते हैं, गरीब महिलाएं कितना एसोसिएट करती हैं। आपकी जो योजनाएं भी हैं वो सब
25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर उतारा, लेकिन जो आरोप दूसरे वाले राहुल लगा रहे हैं आपके ऊपर, देख रहे हो सुधीर चौधरी को, जैसे लगता है कि अपने मामा से ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आप तो गरीबों की मसीहा है। भाई बताओ यार, भाई मैं ही इनको मसीहा बता रहा हूँ, जो काम है आपको सरकार से सवाल करने का ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आपने तो बोल रहे कि आपने गरीबों को मसीहा है, पर आपने कभी ये देखे हो कि आज 160 करोड़ की जनता के बीच में कितना गरीब एक रोटी के लिए भी तरसते हैं, उनको एक रोटी की भी नसीब नहीं होती है। क्या आपने देखा कि 25 करोड़ लोगों के आपने गरीबी से निकाला? क्या आपके पास है डेटा? नहीं होगा। और भी क्लिप को आप देखिए। कानून का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी, एक आरोप जांच एजेंसियों को लेकर आपकी सरकार पर लगता है। विपक्ष चिल्लाता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे विभाग जो विपक्षी नेता उन पर तो बहुत अग्रेसिव होकर आक्रामक तरीके से कार्रवाई करते हैं, जेल में भी पहुंचाते हैं, लेकिन जो एनडीए में शामिल हो जाते हैं विपक्ष के नेता, वो बस सॉफ्ट हो जाते हैं। इस आरोप ऐसा पहले की विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खतरे में। वो कहती हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले से कमजोर हो गई, यहाँ तक कि आप पर तानाशाही डिक्टेटर होने का भी आरोप लगता है। इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये कहा जाता है कि लोग आपसे बहुत डरते हैं? आप उन इंस्टीट्यूशंस का नाम बताइए। ये सारे क्लिप को मैं तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा भाई, उतना समय नहीं है मेरे पास में। अगर करना बैठू ना तो इनकी नंगा नाचे सही होने शुरू हो जाएगा। पर मैं इतना आपको, आप अपने माइंड के लगाओ, इनकी बातें सुन करके क्या लगता है भाई आपको कि एक सरकार और जिसको हम लोग फोर्थ पिलर बोलते हैं मीडिया को, इनके बीच में यही रिश्ता होना चाहिए कि मैं उनकी बड़ाई पे बड़ाई करते जाऊं, उनकी चापलूसी भी चापलूसी करता जाऊं? इनकी सारी बातें सुनकर ना ऐसे लगता है कि घर में जो 4 औरतें बैठकर, घर के फैमिली मेंबर बैठकर डिस्कशन ही करते हैं, सेम वही हो रही है। एक बोलता है कि कौन राहुल, कौन राहुल? राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल, तो आपके वाले नहीं है। आज फॉर्म में एकदम फॉर्म है। खुलकर हंसी मजाक चल रही है भाई। क्या चल रहा है यार देश में? यही वजह है भाई कि एक सरकार का ये आज हिम्मत हुई है, जो आज धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर रहे। अगर खुलकर सवाल करी जाती, खुलकर बगावत करी जाती ना, इनको तो डर ही नहीं है कि भाई हम रिजाइन करें। 2 महीने हो गया है, नेहरू जी ने एक गलती की वजह से इन्होंने अपनी रिजाइन दे दिया था कि भाई मैं नहीं करूंगा। है इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर में? अरे भाई बेशर्मी मीडिया वालों, अगर तेरे अंदर में ना इन बच्चों को ऊपर दिए ना आती ना, तो उनके माँ बाप भी कर लो यार। एक क्लिप को मैं दिखाता हूँ, वीडियो क्लिप। भाई देखो, ये औरत ना उड़ीसा से आती है। ये भी पेशेंट है कैंसर की, जो पिछले कई महीनों से परेशान है इस चीज के ऊपर में। आखिरी स्टेज पे आई थिंक, खुदा न करे कि इनके कुछ हो। पर टॉयलेट बैग को लेकर के एक हाथ में बैनर लेकर के ना प्रोटेस्ट करिए, अपने बच्चों के लिए हक डिमांड करिए। भाई क्या वजह रही होगी यार? क्या है, आप समझा पाएंगे? कैंसर पेशेंट है। हाँ, कैंसर और किडनी पेशेंट है मैं, और मैं उड़ीसा से आई हूँ। और घर में बैठ कर देखती हूँ कि बच्चे लोग धूप में पानी में बैठते हैं, कितने कर ले, तो इनका न्याय का मांग करने में उड़ीसा से आई हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वजह रही होगी कि इनको तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए, अभी इनको सख्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतनी टेम्परेचर होने के बाद भी यह औरत आती है, प्रोटेस्ट करती है बच्चों के साथ। जरा एक माँ का दर्द समझो। दूसरी क्लिप आप देखो भाई। इस वीडियो में ना एक पेरेंट्स अपने बच्चों की अस्थियां लेकर आती है अभिजीत भाई को देने के लिए कि आप मेरे आखिरी उम्मीद हो कि आप मेरे बच्चों को न्याय दिलवाओगे। सोचो यार कि सारे न्यूज मीडिया पे ना इनकी अब उम्मीद नहीं रही होगी, जो इस तरह से कहां से लोग अपनी बच्चों की पोस्टर लेके आती है कि मेरा बच्चा नहीं रहा, सुसाइड कर लिया सिस्टम की करप्शन वजह की वजह से, लेके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं कि मेरे बच्चों की आप न्याय दिलवाओगे। इतने होने के बाद भी ये बेशर्म मीडिया वालों ने अभी तक कुछ कवर करने की कोशिश नहीं करी। कहाँ गई तुम्हारी जमीर? या कहाँ गई वो एथिक्स जो तुम लोग लेते हो शपथ जब डिग्री मिलती है कि मैं देश के लिए काम करूंगा, देश के डेवलपमेंट के लिए करूंगा, देश के लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा? कहाँ गई तुम्हारी जमीर? 2 करोड़ में बिक गए। मैं इन सारे बेशर्म मीडिया वालों से ना यही कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, अभी भी समय है, जनता जाग रही है। अगर आपको लगता है कि जनता चुती है ना, तो इस क्लिप को आप देखिए, कैसे प्रोटेस्ट में दौड़ा कर दलाल बोल कर मजाक उड़ा कर भेजी जा रही है तुम लोगों की दलालता ना आज बहुत ज्यादा पापी का जो घड़ा होता है ना भर चुका है। सुधर जाओ, भी वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, वरना घर में घुस के आपको इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को भी मिल सकता है। मैं पूरे ऑडियंस को ना यही कहूंगा कि जहां पर भी दलालता करते हुए देखिए ना हिंदू मुस्लिम की नफरत के बीच में, उनके तुरंत उनके ऊपर में आप चिल्लाना मतलब बगावत करना शुरू कर दो। उनको आप उसके खिलाफ में ना नफरत के मैनिपुलेट मत होना भाई। और दूसरी चीज ये कहूंगा, जो कुछ बातें हैं जो इनकी सबक सिखा सकते हो, जो मैं आपने इस वीडियो में बताने की कोशिश की, इस वीडियो को आप ही देखना।
अब थोड़ा हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोगों को क्या करनी चाहिए जिससे देश भर में कोई भी गलत न्यूज़ न फैले और हर लोगों के पास में एक्यूरेट डाटा के साथ में सही न्यूज़ पहुंचे ताकि लोग अपना ओपिनियन खुद दे सके किसी चीज़ के ऊपर में। तो सबसे पहले ये है कि हर न्यूज़ को खुद वेरीफाई करना सीखो। कोई भी न्यूज़ अगर आपके पास आती है तो उस पर आँख बंद करके कभी भी विश्वास मत करो। सबसे पहले आप क्या करो कि कोई भी न्यूज़ आपके पास आती है ना, तो कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट है जैसे आर्ट न्यूज़ हो गया या आपको बूम टीवी लाइव हो गया, इस पे जाओ और पहले खुद वेरीफाई कर लो, पहले खुद कंफर्म हो जाओ कि हाँ ये न्यूज़ सही है। उसके बाद आप किसी के पास शेयर करो या उस पर आप विश्वास कर लो, क्योंकि आज के दिन ना सच्चाई से ज़्यादा झूठ को फैलाई जा रही है आज के दिन अपने देश के अंदर में। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप न्यूज़ चैनल को ज़्यादा देखते हो तो रिलायबल न्यूज़ रिसोर्सेज को आप ज़्यादा फॉलो करो। TRP वाला नहीं, सच दिखाता है उसको फॉलो करो। जी न्यूज़, आज तक, रिपब्लिक, ये सब कुछ सिर्फ ड्रामा बेचती है, जर्नलिज्म नहीं करती है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल और प्रिंट जैसे न्यूज़पेपर, ये सब है ना जो आपको रिसर्च करके आपको न्यूज़ देती है, तो आप इन लोगों को ज़्यादा फॉलो कर सकते हो। जिस भी न्यूज़ चैनल में अगर वहाँ पे एंकर चिल्ला रही होगी ना, वहाँ पे समझ जाओ कि वहाँ पे सच्चाई को दबाने की कोशिश किया जा रहा होगा। अब तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल वालों को आप थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। जैसे हो गया आपका रवीश कुमार का जो न्यूज़ चैनल हो गया, आपका दूसरी न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया, आल्ट न्यूज़ हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है, किसी भी कॉर्पोरेट के प्रेशर में काम नहीं करती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि इन इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल वालों को ना गवर्नमेंट की तरफ से परेशान भी की जाती है अगर वो सच्चाई बता देता है तो जितना से ज़्यादा हो सकता है ना आप लोग इनको कुछ पैसे देकर भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई इन लोगों के पास ना जो भी रेवेन्यू आती है वो सिर्फ यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट से आती है। कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम का इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट को टेंडर नहीं दी जाती है। चौथा पॉइंट ये दोस्तों जो हम लोगों को करनी चाहिए वो है कि सोशल मीडिया पे आप आवाज़ उठाओ। जब भी आप किसी भी न्यूज़ चैनल में किसी भी तरह के फेक न्यूज़ चलते हुए देखते हो तो उसी वक्त आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करो और सोशल मीडिया पे वायरल करवाओ। #गोदी मीडिया, #फेक न्यूज़ डाल के आप उस चीज़ को वायरल करवाओ, ताकि उन लोगों को ये बात रियलाइज़ हो कि आपका जो भी न्यूज़ एजेंडा है, जो भी आप फेक न्यूज़ चलाते हो वो हमें पता है और हम इसको काउंटर कर सकते हैं। आप अगर जिस दिन से इस तरह के सोशल मीडिया पे डाल करके फेक न्यूज़ को काउंटर करना शुरू कर देते हो, जनता के पास ये सब जाएगी तो उन लोगों को भी ये अवेयरनेस होगी कि कौन सा न्यूज़ चैनल ज़्यादा फेक फैलाती है, कौन सा न्यूज़ चैनल को हमें फॉलो करनी चाहिए। तब जाकर के बड़े बड़े जो नेशनल लेवल का जो न्यूज़ चैनल होती है उनको ये सबक मिल सकता है और कहीं ना कहीं जो झूठ बोलने का लेवल है वो थोड़ा कम कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि आप अपने आसपास लोगों को एजुकेट करना सीखो और खुद भी समझने की कोशिश कर लो, क्योंकि आज के दिन ना कोई भी ऐसे फेक न्यूज़ को व्हाट्सएप पे फैला दी जाती है और लोग उसको आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। अपने आसपास लोगों को समझाओ कि हर वायरल चीज़ कभी भी सच नहीं होती है, उसको बारे में आप नॉलेज दो कि आज के दिन हमारे देश की मीडिया किस तरह से नैरेटिव सेट करती है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किस तरह की न्यूज़ को फैलाती है, तो उनको एजुकेट करना सीखो। दोस्तों आज के दिन हमारे देश की मीडिया सरकार के इशारों पे नाचती है। ये आज भूल चुके हैं कि हमारा काम होता है जनता को सच्चाई दिखाने का, ना कि झूठ के तमाशा लगाना। अगर मीडिया सच छुपाए तो समझ जाओ कि देश अंधेरे में डूब रहा है, और अगर जनता चुप हो जाए तो समझ जाओ कि वो देश बेच दिया जा चुका है। याद रखो, जब ब्रिटिश राज में अंग्रेजों के खिलाफ इन अखबारों ने सच्चाई दिखाना शुरू किया था तो जाके क्रांतिकारी जागे थे और फिर जंगे आज़ादी शुरू हो गई थी। और आज भी अगर ये न्यूज़ चैनल बिक चुकी है और आपको टीवी के सामने नए अंग्रेज के रूप में नजर आते हैं और आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाओ कि आज हम सभी को भगत सिंह बनने की जरूरत है। ये जंग किसी भी चैनल के खिलाफ नहीं है, ये जंग हमारे संविधान के लिए है, हमारे सच्चाई के लिए है और हमारे इस देश के लिए है। झूठ फैलाने वाली मीडिया एक आइटम बम से भी खतरनाक होती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की सोचने की कैपेसिटी को ही उड़ा कर रख देती है। और आज अगर हम सभी लोग इन झूठे फैलाने वाले मीडिया के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो कल हमारे आने वाले जनरेशन अंधभक्ति में जिएंगे, बिना सोचे समझे, बिना आज़ादी के जीना शुरू कर देंगे। अब वक्त आ गया है, इन मीडिया चैनल वालों से सवाल करना शुरू कर दो, सच्चाई के साथ दो और मीडिया का उनके असली काम याद दिलाओ। उठो और बोलना शुरू करो, क्योंकि ये देश तब तक जिंदा है जब तक उस देश की जनता जागू ही है। चलते ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।